पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भारत की खोज पाठ्यपुस्तक का पाठ संख्या 6 अंतिम दौर 1। आज हम पढ़ेंगे अंतिम दौर 2 के विषय में। अंतिम दौर 2 में प्रथम विश्व युद्ध का जब समाप्ति हुई उसके बाद भारतीय जनजीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया, गांधी जी का आगमन तथा उनके द्वारा कांग्रेस में किए गए मूलभूत परिवर्तन, इसके साथ ही साथ धार्मिक विषमता को समाप्त करने का जो प्रयास किया गया गांधी जी द्वारा और कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा, उन सभी बातों का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। जब प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था तो कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल में आपसी विरोध के कारण राजनीति अपने उतार पर थी। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो नरम दल वह याचना करने के प्रति उत्सुक रहता था, वह सरकार से याचना करता था, जबकि गर्म दल यह नहीं चाहता था। गर्म दल यह चाहता था कि हमको विरोध करना पड़ेगा सरकार की नीतियों का, याचना करने से काम नहीं होने वाला। और इसी कारण से कांग्रेस का जो पतन था वह धीरे धीरे होने लगा था। विश्व युद्ध का अंत होने पर देश में शांति और प्रगति के बजाय दमन की शुरुआत हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह एहसास था कि शायद देश में शांति हो, परंतु वह शांति अशांति में बदल गई। पंजाब में मार्शल लॉ का कानून ला दिया गया। मार्शल लॉ एक ऐसा कानून था जिसे एक सीमित राज्य में या पूरे देश में सैनिकों के हवाले कर दिया जाता था। तो पंजाब राज्य को सैनिकों के हवाले कर दिया गया था इस कानून में, जिससे जनता के मन में कड़वाहट और बढ़ गई थी। देश के स्वाभिमान को निरंतर कुचला जा रहा था, शोषण और गरीबी बढ़ रही थी। और एक ऐसे समय में ताज़ी हवा के झोंके के समान गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। गांधी जी हजारों में से एक थे, वह करोड़ों की भीड़ में से निकल कर आए थे। उन्होंने हमें खुली हवा में सांस लेना, आज़ादी का महत्व सिखाया। उन्होंने हमसे कहा कि मज़दूरों और किसानों की पीठ से उतरो, मतलब कि मज़दूरों और किसानों के ऊपर बोझ की तरह जो हम बोझ बने हुए हैं, जो उनकी परिश्रम से उपजे हुए अन्न को से हम फायदा ले रहे हैं, से हम उनका शोषण कर रहे हैं, इस सभी प्रक्रियाओं को बंद करो। उन्होंने निडरता, सत्य और इससे जुड़े कर्मों पर बल दिया। ब्रिटिश राज का उनको कोई भय नहीं था। उन्होंने जेल जाकर यह सिद्ध कर दिया कि जेल की यातनाएं जो स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती हैं वह बाहर की यातनाओं से कम है। उनका एक ही नारा था, डरो मत। गांधी जी ने भारतीय जनमानस को भयमुक्त किया। जो भय था ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों का, गांधी जी ने उसे समाप्त करने का काम किया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस में क्या परिवर्तन आया? गांधी जी ने कांग्रेस में आते ही उसके संविधान को पूरी तरह से बदल दिया। अब कांग्रेस अधिक लोकतांत्रिक और लोक संगठन के रूप में उभर कर आई। पहले कांग्रेस थी वह संपन्न वर्ग का ही एक प्रतिनिधित्व करती थी, परंतु गांधी जी ने इसे लोक भावना से जोड़ दिया, जिससे मध्यम और निम्न वर्ग के लोग भी इससे जुड़ते चले गए। गांधी जी शांतिवादी, गतिशील, ऊर्जा से भरे एक सक्रिय व्यक्ति थे। वे कभी भाग्य से हार नहीं मानते थे, न बुरी बातों के आगे झुकते थे। प्रत्येक परिस्थिति का सामना वे शांतिपूर्ण एवं शिष्ट तरीके, शिष्ट का अर्थ होता है सभ्य तरीके से, करते थे। उनमें विदेशी शासन को चुनौती देने के साथ साथ सामाजिक बुराइयों से लड़ने की भी क्षमता थी, सक्रियता भी दिखाई। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की नींव पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पदवियां छोड़ दो, क्योंकि जो भारतीय अंग्रेजों की सहायता करते थे उनको पदवियां दी जाती थी, या जो अच्छे कार्य करते थे उनको ब्रिटिश सरकार की तरफ से कुछ पदवियां दी जाती थीं। तो गांधी जी ने कहा कि अपनी सभी पदवियां आप लोग त्याग दीजिए। अंग्रेजों की दी गई पदवियों के लिए प्रजा के मन में कोई सम्मान नहीं है। इन पदवियों का क्या मोल जब हमारी प्रजा इनका कोई सम्मान नहीं करती। नए मापदंड एवं मूल्य स्थापित किए। मापदंड का अर्थ होता है पैमाना। तो कह रहे हैं गांधी जी ने नए पैमानों को स्थापित किया। वायसराय के दरबार एवं राजवाड़ों को की प्रभावशालीन शान शौकत अब शर्मनाक लगने लगी थी, क्योंकि आम जनता गरीब एवं दुखों से घिरी हुई थी। पूरे देश में बहने वाली इस हवा ने कांग्रेस को भी प्रभावित किया था। गांधी जी मूलतः धर्मपरायण हिंदू थे।
गांधी जी मुख्यतः हिंदू धर्म का पालन करने वाले धर्मपरायण थे। धर्मपरायण का अर्थ होता है पालन करने वाले, परंतु वे ऐसे भारत के लिए कामना करते थे जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करे कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसका भी योगदान है। वे ऐसे भारत की कल्पना करते थे जिसमें ऊंच नीच के वर्गों के लिए कोई स्थान नहीं, छुआछूत, मदिरा एवं नशीली दवाओं के लिए कोई जगह नहीं। उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति न हिंदू है न मुसलमान, यह पूरी तरह से कुछ और है, यह सबका मिला जुला रूप है। मैं चाहता हूँ आसपास के देशों की संस्कृति भी स्वतंत्रता पूर्वक विकसित हो, किंतु वह हमारी संस्कृति को चुनौती न दे। यह वह चाहते थे कि सभी संस्कृतियाँ विकसित हों, परंतु वे संस्कृतियाँ हमारी संस्कृतियों को चुनौती न दें। गांधी जी ने भारत की गरीब जनता को केवल आकर्षित ही नहीं किया, बल्कि उसको सम्मोहित कर दिया, वश में कर लेना। सम्मोहित का अर्थ होता है वश में कर लेना। अल्पसंख्यकों की समस्या मुस्लिम लीग। अब एक नया वर्ग उभर कर आया, मुस्लिम लीग का। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ सामंजस्य बिठाना उस समय की एक बड़ी समस्या थी। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह के अल्पसंख्यक जातीय अल्पसंख्यक नहीं थे, वे धार्मिक अल्पसंख्यक थे। जातीय दृष्टि से भारत एक विचित्र मिश्रण है। भारत में अनेक जातियां हैं, पर उनमें कभी विरोध का भाव उत्पन्न नहीं होता। धार्मिक दीवार स्थायी होती है। यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसकी जाति पृष्ठभूमि या जातीय भाषिक विरासत समाप्त नहीं हो जाती। लेकिन राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिक ने ले लिया है। सांप्रदायिकता होता है संप्रदाय विशेष के लिए दूसरों से झगड़ा करना। निसंदेह कांग्रेस राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहती थी। जो कांग्रेस है वह राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहती थी, पर उसको कोई उपाय नहीं मिल रहा था जिससे भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता को कसा जा सके, एक धागे में बांधा जा सके। ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता को और लोकतंत्र का समर्थन किया। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता का शासन। 1940 में कांग्रेस ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती एवं भड़काती है। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार केवल जनजीवन में हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है। अंत में हमारे द्वारा निश्चित किया गया कि सांप्रदायिकता समस्या का कोई एक ऐसा हल निकाला जाए जो सभी को स्वीकार हो। अंग्रेज क्या करते थे, हिंदू और मुसलमानों के मध्य सांप्रदायिक झगड़े करवाते थे जिससे वह अलग रहें, उनकी ताकत बढ़ जाए। भारत में बहुत से सामंतवादी प्रतिक्रियावादी संगठन तथा समुदाय थे, जिनमें से कुछ तो यही पैदा हुए थे तथा कुछ को अंग्रेजों ने पाल पोस कर प्रोत्साहन दिया था। प्रोत्साहन का अर्थ होता है बढ़ावा दिया था। हालांकि वे संख्या में कम थे, किंतु उन्हें ब्रिटिश सरकार से निरंतर सहयोग मिलता था। अंग्रेजों की नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को हवा देकर सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध भड़काने की। मिस्टर जिन्ना की मांग का एक नया सिद्धांत था कि भारत में दो राष्ट्र हों, हिंदू और मुसलमान। जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते थे, मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करते थे मिस्टर जिन्ना, उनकी मांग थी कि भारत के दो टुकड़े हों, जो एक हिंदू और एक मुसलमान के लिए हो। किंतु यदि राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तो भारत में दो ही क्यों, अनेक राष्ट्र हैं, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और इस तरह अगर धर्म के आधार पर भारत को बांटा जाए तो कांग्रेस का मानना था इस तरह से तो अनेक हिस्से बढ़ जाएंगे भारत के। वैसे भी अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ था तथा उसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास धीरे धीरे हुआ था। मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत से ही भारत और पाकिस्तान की अवधारणा का जन्म हुआ, लेकिन उससे भी समस्याओं का अंत नहीं हुआ। अवधारणा का अर्थ होता है किसी विषय के बारे में मन में होने वाला विचार। तो ये था पाठ। इससे संबंधित प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। कुल 11 प्रश्न दिए गए हैं इसमें लिखित।